नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है मौर्यकाल व मौर्योत्तरकाल के जो आपके क्वेश्चन कर रहे थे, सीरीज जो कर रहे थे, उसकी ये आपकी अंतिम क्लास होगी। इसके बाद गुप्त काल और गुप्तोत्तरकाल के संबंधित जो आपके क्वेश्चन चल जाएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो भाई। ठीक है, इससे पहले की अगर वीडियो भी आप लोगों ने नहीं देखी तो वे भी सभी देख लें, क्योंकि आपका एग्जाम जो है 28 जून को होने वाला है और लगभग आपका प्राचीन भारत में आपका इसमें हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वो क्या है भाई आज। निम्नलिखित में से किसने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया था? तो बेसनगर में किस राजा के द्वारा गरुड़ स्तंभ बनवाया गया? बेसनगर आपका कहां पर पड़ता है भाई? एमपी मध्य प्रदेश में बेसनगर पड़ता है। यहीं पर एक आपका स्तंभ स्थापित करवाया यूनान के राजा ने, जिसका नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस के द्वारा ये स्तंभ स्थापित करवाया गया था। तो सही आंसर कौन सा होगा भाई? हेलियोडोरस इसका सही आंसर हो जाएगा। आज के अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 298वां क्वेश्चन रहेगा और लगभग 320 क्वेश्चन की ये सीरीज आपकी कंप्लीट आज हो जाएगी, जो मौर्य काल से संबंधित है। अशोक के किस अभिलेख से बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है? तो कौन सा वो अशोक का शिलालेख है या स्तंभ लेख है जहां से हमको क्या मिलती है? बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है। तो भाब्रू अभिलेख जो आपका जयपुर से प्राप्त हुआ है, राजस्थान राजस्थान के राजस्थान के विराटनगर विराटनगर को ही आपका क्या कहा जाता है? वर्तमान में जयपुर कहा जाता है। तो जयपुर से ये आपका अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो भाब्रू अभिलेख। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 299, इसकी बात करते हैं भाई। भारतीय चीनी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि कुल मिलाकर कथन गलत कथन हमको देखना है। सर्वाधिक प्रसिद्ध यूनानी भारतीय यूनानी शासक था मेनेंडर, बात बिल्कुल सही है। मैंने मिलिंद को नागार्जुन ने बौद्ध धर्म से जोड़ा था, बिल्कुल बात सही है। मिलिंद को यानी कि मिनांडर को नागार्जुन ने बौद्ध धर्म से जोड़ा था, बौद्ध धर्म दीक्षित करवाया था उसको। भारतीय यूनानी शासक बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के शुरू करने वाले पहले शासक, इन्होंने सोने के सिक्कों की शुरुआत की थी लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं किए। बड़े पैमाने पर करने वाले कौन थे? गुप्त वंश के शासक थे। तो ये कथन आपका गलत रहेगा। मेनेंडर ने पहली बार विशुद्ध संस्कृत में लंबा अभिलेख लिखवाया था? नहीं भाई, संस्कृत का सबसे पहला विशुद्ध अभिलेख जो लिखवाया जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया, तो ये भी गलत है। तो भैया सी एंड डी ऑप्शन इसमें गलत रहेंगे। दो ऑप्शन इसमें गलत होंगे, दो ऑप्शन इसमें गलत होंगे, तो ई आप इसमें आंसर मिला सकते हो, सी एंड डी। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 300। इसके बाद 20 क्वेश्चन और हैं भाई आपके। आज इसका जो है इस सीरीज का एंड कर देंगे मौर्य वंश का। चलिए जी, तो मेगस्थनीज द्वारा वर्णित दो भारतीय देवताओं डायोनिसियस और हेराक्लीज की सामान्यतः पहचान किन से की जाती है? यानी कि इसकी जो पुस्तक है आपकी इंडिका, उस पुस्तक में दो देवताओं के बारे में जानकारी दी गई है। अब वे देवता कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। देखो भाई, एक तो शिव, शिव को कहा गया है इसके द्वारा क्या? डायोनिसियस, शिव को कहा गया। और कृष्ण को कहा गया है हेराक्लीस। ठीक है, तो डी आंसर आपका इसमें से ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 301। मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? थोड़ी देर पहले ही, इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, इससे पिछली जो क्लास थी उसमें बताया था कि भाई खानों का जो अध्यक्ष हुआ करता था उसको आकाराध्यक्ष कहा जाता था। खदान का जो अध्यक्ष हुआ करता था उसको आकाराध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, आकाराध्यक्ष उसको कहा जाता था। ठीक है जी, आकाराध्यक्ष उसको कहा जा। लोहे की खान वाले को लोहाध्यक्ष कहा जाता था। लोहे की खान का जो प्रमुख हुआ करता था उसको लोहाध्यक्ष कहा जाता था। बूचड़ खाने का जो प्रमुख था उसको सूनाध्यक्ष कहा जाता था। बूचड़ खाने के प्रमुख को सूना अध्यक्ष कहा जाता था। लक्षणा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो टकसाल का प्रमुख हुआ करता था, टकसाल का प्रमुख हुआ करता था। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 302 की। संगम साहित्य, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? बताओ भाई, कावेरी पत्तनम जो हुआ करता था, ये कावेरी पत्तनम जो था, ये चोल वंश के जो राजा हुआ करते थे, चोल वंश के जो राजा हुआ करते थे उनसे संबंधित था, उन्हीं से संबंधित था। जिसको आपका पहले क्या कहा गया? अरे यूर इनकी पहले राजधानी थी, बाद में इन लोगों ने कावेरी पत्तनम को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है जी, कावेरी पत्तनम के नाम से ही इसको जाना गया, अरेयूर को ही। ठीक है, बाद में इसका नाम कावेरी पत्तनम के नाम से जाना गया, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? बताओ भाई, कौन से शहर के तट पर? पुहार जो है ये भी एक प्रसिद्ध बंदरगाह था और ये मिलेगा आपको कावेरी के तट पर। कावेरी नदी जो थी इसके तट पर तमिलनाडु में ये बंदरगाह स्थित था। क्वेश्चन नंबर 200 304 देखेंगे भाई। पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी
निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही दिए गए हैं? इसमें सबसे पहले दिया गया है नंबर 1 पर, इसको पढ़िएगा। जो सबसे पहला जो कथन है, सबसे पहला कथन दिया गया है, कोलची, कमर और पेदुक दक्षिण भारतीय पत्तन थे। बिल्कुल बात सही है। इस पुस्तक के अनुसार इन बंदरगाहों का उल्लेख किया गया है। हाथीदांत का उत्पादन दोसारने में किया जाता था। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसी आपकी पुस्तक में इस बात की जानकारी हमको मिलती है। इसके अलावा कोलंदिया नामक बड़े पोत गंगा और क्रोस की ओर रवाना होते थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर तीनों कथन सही है। मसालिया मुजारिस के दक्षिण में थे। मसालिया मुजारिस के दक्षिण में नहीं था। जो मसालिया था, जो है मसालिया जो क्षेत्र था, ये मुजारिस के दक्षिण में नहीं था। ये दक्षिण में बिल्कुल भी नहीं था। तो कुल मिलाकर यही आपका ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो चौथा गलत हो जाएगा भाई। और आपका चौथा किस में दिया गया है भैया? चौथा आपका तीनों ऑप्शन में दे रखा, तो तीनों गलत होंगे। तो ए सही हो जाएगा भाई। ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 305 की बात करेंगे। तो प्राचीन भारत के आपके क्वेश्चन इसमें आपके स्टार्ट हो चुके हैं भाई। ठीक है, देखिए तोलका पियर। तोलका पियर जो पुस्तक थी वो तोलका पीएम की थी भाई। कहाँ दे रखा है जी तोलका पीएम? ये है जी दूसरे नंबर पे। तो एक आ जाएगा दूसरा। एक का दूसरा केवल इन दोनों में दे रखा है और किसी में नहीं। तो हटा दो सबको। इसके बाद तिरुतकक देवर। तिरुतकक देवर जो था, तिरुतकक देवर, ये पुस्तक जो थी, ये जीवक चिंतामणि की थी भाई। किसकी? जीवक चिंतामणि की। तो जीवक चिंतामणि इसमें दे रखा आपका। ठीक है जी। इसके बाद अलगो अडियल, ये शिल्पाधिकारम की पुस्तक है। बिल्कुल सही है। शतान की बात करें तो मणि मेखले की पुस्तक थी। मणि मेखले की। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। संगम काल के प्रसिद्ध राजा। संगम काल के प्रसिद्ध राजा करिकाल, आप सभी जानते हो, इनमें से किस राजवंश से संबंधित थे? करिकाल के द्वारा एक वंश की स्थापना की गई जिसको कहा गया चोल वंश। जिसको कहा गया चोल वंश का संस्थापक माना जाता है करिकाल को। करिकाल को माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि 140 से लेकर 190 एडी के आसपास इसने शासन किया था। किसने? करिकाल ने। चोल वंश का संस्थापक माना जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 207 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 207 जो कहता है, ये पूछ रहा है आप लोगों से, इनमें से कौन सा तमिलनाडु का बाइबल माना जाता है? यानी कुल मिलाकर तमिलनाडु का बाइबल किस पुस्तक को या किस ग्रंथ को कहा जाता है? तमिलनाडु का बाइबल की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है वे आपका तिरुकुरल को। तिरुकुरल नामक जो पुस्तक है, तिरुकुरल जो नामक पुस्तक है, इस पुस्तक को ही जो तिरुवल्लूर के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? तिरुवल्लूर के द्वारा। तिरुवल्लूर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। इसे तमिलों का बाइबिल, ये सबसे धार्मिक पुस्तक इसको माना जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। अगला क्वेश्चन है आपका 308। इसमें आपका अगर क्वेश्चन देखें, संगम युगीन मंत्रियों के पद का वास्तविक नाम था। बताओ भाई, संगम काल में जो मंत्री हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था? अमेचार। अमेचार के नाम से उनको जाना जाता था। अमेचार के नाम से उनको जाना जाता था मंत्रियों को। ठीक है। पुरोहित की अगर बात करें तो पुरोहित को पुरोहितार कहा जाता था। सेना नायक को सेनाए सेनाए पतियार कहा जाता था। राजदूत को दूतार कहा जाता था। गुप्तचर को ओररार और रार के नाम से किसको कहा जाता था? गुप्तचर अधिकारी को कहा जाता था। ठीक है जी, संगम काल में। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर का 309 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 309 जो है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियालकिडस का राजदूत हेलियोडोरस आया था? तो भागभद्र नाम के एक शासक थे। भागभद्र के दरबार में ये आया था भाई। भागभद्र के दरबार में ये आपका आया था। ठीक है जी। चलिए, कहाँ पर? विदिशा में। विदिशा जो बेस नगर पड़ता है, बेस नगर। बेस नगर कहाँ पे पड़ेगा भाई? विदिशा में। और विदिशा कहाँ पर है भाई? वर्तमान में इसको विदिशा कहते हैं। और विदिशा है आपका एमपी में। एमपी का एक जिला है, मध्य प्रदेश का एक जिला है ये क्षेत्र। ठीक है। सिमुक की बात करें तो सिमुक जो था ये सातवाहन वंश का संस्थापक था भाई। अग्निमित्र सुंग की अगर बात करें, अग्निमित्र सुंग की, तो ये आपका सुंग वंश का, यानी कि आपका पुष्यमित्र सुंग का पुत्र था। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 310। इसके बाद में 10 क्वेश्चन हो रहेंगे भाई, और ये सीरीज आपकी खत्म हो जाएगी। इसमें ये पूछ रहा कि भाई कौन सा गलत है, कौन सा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शक विषयों के संबंध में सही नहीं है? शकों ने यूची जाति के बढ़ते दबाव के कारण बैक्टीरिया पर आक्रमण किया। बिल्कुल बात सही है, इस बात में कोई दो राव नहीं है। बैक्टीरिया से आगे बढ़ते हुए उन्होंने ईरान के पार्थिनों पर तथा तदुपरांत भारत के यूनानियों पर भी आक्रमण किया। ये बात भी सही है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य तक शक मथुरा तक पहुंच चुके थे। बात बिल्कुल सही है। भारत में उन्होंने मुद्राओं पर यूनानी और प्राकृत में लेख चलाना बंद कर दिया। बंद नहीं किया भाई, जारी रखा था। तो यही गलत है।
यही आपका गलत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 111, असत्य कथन को चिन्हित करना है। असत्य कथन पूछ रहा भाई आपसे कि असत्य कथन कौन सा है। देखो जी, हिंद यूनानी शासकों ने द्विभाषी और द्विलिपि में लेख वाली मुद्राएं जारी की, ये तो बिल्कुल सही है, ये असत्य नहीं है। कुछ हिंद यूनानी शासकों द्वारा संयुक्त रूप से जारी मुद्राएं उनके संयुक्त शासन में परिचायक थी, यानी कि पहले से जो चली आ रही है वे भी उन्होंने जारी रखी। मुद्राएं शासकों द्वारा जारी ही रही थी। अन्य प्रतिष्ठान और अभिकरण यथा नगर प्रशासन श्रेणियां इत्यादि स्वयं अपनी मुद्राएं जारी नहीं करते थे, बात बिल्कुल ये भी सही है। नगरों के नाम यथा उज्जैनी, माध्यिका इत्यादि वाली मुद्राएं भी प्राप्त हुई है, गलत, ऐसी कोई मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। नगरों के नाम वाली इसमें कोई मुद्रा प्राप्त नहीं हुई। राजाओं के नाम वाली अनेक मुद्रा प्राप्त हुई है, लेकिन आपकी नगरों के नाम वाली मुद्रा प्राप्त नहीं हुई, तो आपका डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 312, निम्नलिखित में से संगम साहित्य विषयक कौन सा कथन असत्य है, यानी कि संगम साहित्य से संबंधित कौन सा कथन ऐसा है जो गलत है जी। देखो भाई कौन सा गलत रहेगा, तो इसमें आपका देखते हैं, संगम साहित्य की रचना लगभग 3 से 4 शताब्दी ईसा पूर्व की गई थी, बात सही है। संगम साहित्य पूर्णतः दो मुख्य वर्गों पेटी नेनिकल और कुनक्कू 18 प्रबोधक ग्रंथ और पुट्टू पुट्टू 10 प्रतितोष गीत में विभक्त थी, ये भी बात सही है। संगम साहित्य धार्मिक साहित्य तो बिल्कुल नहीं, धार्मिक साहित्य नहीं हुआ करते थे। संगम काव्य विभिन्न नायक नायिकाओं को समर्पित आपके प्रशस्ति गीत थे, ये बात भी सही है। तो भाई गलत रहेगा कौन सा आपका, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो वो रहेगा आपका 313। इसके अलावा 7 क्वेश्चन और है भाई। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग किस नाम से जाना जाता था, बताओ। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को कहते थे वेनिगर, वेनिगर के नाम से उसको जाना जाता था भाई, वेनिगर कहा जाता था। वेल्लार की अगर बात करें तो कृषक, यानी कि आपका कृषक को, किसान को कहा जाता था। क्या वेल्लार, वेल्लार किसान को कहा जाता था, ठीक है भाई। चलिए जी, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन था उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, अच्छा, प्लेयर जो थे, पुलेयन, ये कहा जाता है कारीगर को, ठीक है, कारीगर को कहा जाता था, कारीगर को कहा जाता था। तो कारीगर या दस्तकार को कहा जाता था क्या, आपका पुलेयन। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 314, क्वेश्चन नंबर 314 है, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित केंद्रों में से कौन सा शुंग कला का केंद्र नहीं था, बताओ भाई। शुंग काल में कला का प्रमुख केंद्र कौन सा नहीं था। देखो शुंग काल में आपका एक तो वल्लभी आपका कला का केंद्र नहीं था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बोध गया, ये कला का था। भरहुत कला का था। सांची, इसमें भी कला का बहुत ज्यादा विकास हुआ। राजाओं का इनको संरक्षण प्रताप प्राप्त था भाई। एक मिनट, तो इसका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा भाई, ठीक है। ए इसका आंसर सही होगा, वल्लभी है, ठीक है। वल्लभी इसका आंसर सही होगा भाई, ठीक है। अरे यार कहाँ चले गए यार, ठीक है, ठीक है भाई। तो इसका जो आंसर सही होगा, मैंने आप लोगों को बताया कौन सा, वल्लभी। एक मिनट पीछे ढूंढ लो भाई, कहाँ चला गया क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा भाई कौन सा, वल्लभी। मैं लगा देता हूँ दोबारा से फिर से, रह गया था ये क्वेश्चन, वल्लभी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, किस पुराण में आंध्र सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची है, बताओ भाई। कौन से पुराण में आंध्रवाहन या सातवाहन वंश के जो राजा हैं उनकी सूची मिलती है, सबसे लंबी सूची किस पुस्तक में मिलती है, तो मत्स्य पुराण में मिलती है। मत्स्य पुराण में इनकी सबसे लंबी सूची प्राप्त होती है। और आंध्र जातीय भी इनको कहा गया है, आंध्र भारतीय भी इनको कहा गया है आपका इसी पुराण में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा भाई, 316। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, तो खारवेल, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि खारवेल से संबंधित है, जिसमें कलिंग युद्ध की जानकारी भी प्राप्त होती है। और इसी में आपके कलिंग के शासक जिनका नाम क्या था, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था भाई आपका नंदराज, उसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसी में जानकारी मिलती है कि आपका जो खारवेल था, इसने आक्रमण किया था किस पर, आपका मगध पर, और वहां से जिनसैन की मूर्ति प्राप्त की थी। तो इन सब की जानकारी कहाँ से मिलती है, खारवेल के हाथी गुम्फा विलेख से प्राप्त होती है, जो उड़ीसा के क्षेत्र में था। निम्नलिखित में से किसका संबंध सुदर्शन झील से है, बताओ। सुदर्शन झील से कौन से राजा का संबंध है, कौन से राजा का संबंध है। सुदर्शन झील की अगर मैं बात करूं, देखिए, निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया, ठीक है जी। रुद्र दामन का इसका संबंध है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं, चंद्रगुप्त सेकंड से नहीं है, कुमारगुप्त सेकंड से नहीं, स्कंदगुप्त से है, और ना ही पुलकेशिन सेकंड से है। तो रुद्र दामन से इसका संबंध माना जाता है, क्योंकि इसके राज्यपाल ने इसकी
मरम्मत करवाई थी। खारवेल किस वंश का शासक था, आप सभी जानते हैं, चेदी वंश का राजा था भाई। खारवेल जो है चेदी वंश का राजा था, इस बात की जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। और आज का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के समय का महान विद्वान कौन था? बताओ भाई, कनिष्क के समय सबसे महान विद्वान कौन था? कनिष्क के समय सबसे महान विद्वान कौन था? देखो भाई, अशुघोष जो है ये भी महान विद्वान थे, वसुमित्र जो हैं ये भी महान विद्वान थे, नागार्जुन जो है ये भी महान विद्वान थे, और भाई चरक जो है, चरक संहिता के लेखक, ये भी महान विद्वान थे। तो सारे के सारे महान विद्वान थे। या तो पूछता बौद्ध धर्म के कौन से महान विद्वान थे, तो अशुघोष और वसुमित्र आ जाते हैं जी। इसने कह दिया समय महान विद्वान कौन थे, भाई सारे के सारे महान विद्वान थे। तो क्योंकि नागार्जुन भी इसी के दरबार में रहा करते थे, अशुघोष भी दरबार में रहते थे, चरक संहिता के लेखक चरक भी रहते थे, और वसुमित्र भी रहते थे। तो भाई चारों से ही है, ये आंसर बना लो, कोई नहीं है। उपरोक्त सभी, एक मिनट, सभी 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 आंसर आ जाएगा भाई, सभी आंसर आ जाएगा। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। क्षत्रप किसके अधीन प्रांतीय क्षत्रप थे? प्रांतीय क्षत्रप, क्षत्रप किसके अधीन प्रांतीय क्षत्रप थे? तो ये रहा करते थे भाई शक वंश के राजाओं के समय। किसके समय? शक वंश के राजाओं के समय। शक वंश के शासकों के समय इनको महाक्षत्रप कहा गया, महाक्षत्रप को ही क्षत्रप कहा गया है जी। और ये शब्द जो है ईरान से शुरू हुआ था। तो ये थी भाई आपकी सीरीज, आपकी मौर्य और मौर्य तुर्काल से संबंधित में आपके 320 क्वेश्चन, लगभग आपकी 10 से 11 क्लासों में मैं आपके ये सीरीज कंप्लीट कराई है। 10 से 11 क्या 12 क्लासें आपकी, लगभग 11-12 क्लासें आपकी हो चुकी हैं, और उसमें जाकर ये सीरीज मैंने आपकी पूरी करवाई है। तो कुल मिलाकर आज जो है आपका मौर्य वंश का आपका बिल्कुल पतन हो गया है, मौर्य वंश कंप्लीट हो गया है। उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वे सारे के सारे मैंने आपके करा दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को करूंगा मैं यहीं पे समाप्त। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और भाई ये सारी की सारी जो वीडियो दी गई है, इतिहास वाले बच्चों को बता रहा हूँ जो इतिहास से तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, सारी की सारी वीडियो को फटाफट देख डालो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हैं। हो सकता है इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ से आपको जरूर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के आएंगे एग्जाम में। 28 जून को आपका एग्जाम होगा। इसके अलावा मध्यकालीन भारत की भी मैं आपको दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करा चुका हूँ, और उसमें मुगल वंश आपका प्रगति पर है। मुगल वंश की भी आपकी उसमें काफी क्लासें आ चुकी हैं, और वो भी अपनी अंतिम दौर पे चल रहा है। तो कुल मिलाकर मुगल वंश भी आपका 28 तारीख से पहले पहले ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें उसी में और भी आपके जो रहेंगे बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके मैं उसमें करा दूंगा भाई, ठीक है। चलिए, तो यहीं पे करूंगा आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।